प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में अगले क्वेश्चन देख लेते हैं खंड ब के। इससे पहले हमने खंड ए से संबंधित क्वेश्चन देखे थे, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस कड़ी में ये दूसरा पार्ट लेकर के आए आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने, जोल्वराइन शुल्क संघ पर टिप्पणी लिखनी है। इन आंसर्स में हम लोग बुक के रेफरेंस को साथ में लेकर के चलेंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए भाई, जोल्वराइन शुल्क संघ 1834 में प्रशा की पहल पर जोल्वराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दिया। पहले बहुत सी मुद्राएं थी और आपस में शुल्क लिया करते थे। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय बीच में कई जगहों पर टैक्स देने पड़ते थे, मापतोल की प्रणाली चेंज हो जाया करती थी। तो मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 30 से ऊपर हुआ करती थी, और संघ बना करके आपस में व्यापार को इन्होंने अनुकूल बनाया था। तो ये जोल्वराइन शुल्क संघ। अगला प्रश्न है भाई, भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता था। व्यापार अधिशेष की स्थिति, व्यापार अधिशेष मतलब ब्रिटेन का मुनाफा हमेशा अधिक रहा करता था। देख लेते हैं हमारी बुक के रेफरेंस को। तो ये रहा हमारा आंसर, हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है, इतिहास की बुक में, और बुक का जो पेज नंबर है वो 67 है। और देखिए, भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। अच्छा, कारण क्या? भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। कौन सी? जो वहाँ से आया करता था। वहाँ से जो सामान आता था ब्रिटेन से, उसकी कीमत ज़्यादा होती थी। कारण ये था कि हमारे यहाँ से तो कच्चा माल जा रहा था और ब्रिटेन से बना हुआ सामान आ रहा था। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे माल के निर्यात में इजाफा हुआ। तो कच्चा माल जा रहा है तो कच्चे माल की कीमत तो कम रहती है विद्यार्थियों, और जो तैयार माल आ रहा था उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी आमदनी तो कम हो रही थी और हमें खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहा। तो इसका फिर ब्रिटेन क्या उपयोग करता? ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ में होने वाले व्यापारी घाटे की भरपाई कर लेता। ठीक है। और इसके साथ साथ में वहाँ जो उनके कर्मचारी हुआ करते थे ब्रिटेन में, उनके जो अधिकारी होते थे, उनको पेंशन देना और यूँ करके उनके जो देसी खर्च थे ना, होम चार्जेस को वो पूरा करता था। तो क्वेश्चन पेपर आपने शुरू में देख ही लिया था और वहाँ आप क्वेश्चन बार बार देख सकते हैं, या आप ऐसा कीजिएगा कि इनको क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिएगा और फिर आंसर यहाँ से समझ लीजिएगा। तो बार बार हमें उस क्वेश्चन वाले पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। और हमारा अगला क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ। अगला हमारा प्रश्न था कि एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो एजेंडा 21 ये घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के कौन से शहर, रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ये इसका नाम कभी पूरा पूछा तो नहीं हमसे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हुए भी कहाँ इकट्ठा हुए? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। रियो डी जेनेरो शहर में इकट्ठा हुए। सम्मेलन कौन सा था? सम्मेलन था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यहाँ कहीं शायद इसका नाम दिया होगा, यहाँ नहीं दे रखा। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इकट्ठा हुए और एजेंडा 21 एक प्रकार की कार्यसूची, जिसका उद्देश्य क्या है? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, गरीबी और रोगों से निपटना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थानीय निकाय, स्थानीय स्तर पर भी क्या बनाया जाए? एक एजेंडा 21 तैयार किया जाए जिसमें पर्यावरण से संबंधित, गरीबी से संबंधित मुख्य बातों का समावेश किया जाए। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और
जो हमारी वाणिज्यिक कृषि उसके बीच में तुलना पूछी है। तो भाई प्रारंभिक जो जीविका निर्वाह कृषि है इसे झूम खेती के नाम से भी जानते थे। तो भाई इस प्रकार की कृषि में भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं, उनमें लकड़ी के हल से, है ना, डाव आदि से खुदाई करके, छड़ सी रहती, उनसे खुदाई कर करके और परिवार और समुदाय की श्रम की मदद से और कुछ अपने जीवन निर्वाह के लिए चीज़ें उगा लिया करते थे। इसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, स्थानांतरित खेती, झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। जबकि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि भाई नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो अधिक पैदावार देने वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उच्च पैदावार प्राप्त करते हैं। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। जहाँ खाद, ये रासायनिक बीज वगैरह, ये HYV बीज है ना, हाईब्रिड के जो होते हैं, HYV हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज, जहाँ ये ज़्यादा उपयोग में लेंगे, सिंचाई के साधन ज़्यादा होंगे, वहाँ पैदावार भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि भाई हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है। तो चावल को वाणिज्यिक दृष्टि से उगाया जाता है। जबकि यही हम लोग देखें उड़ीसा में, तो भाई उड़ीसा में क्या है, एक जीविका निर्वाह की कृषि है, ये लोग खाद्यान्न के रूप में इसको काम में लेते हैं। और वैसे भी चावल की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, ये स्थान ऐसे है जहाँ वो 3 किस्में उगा लेते हैं चावल की, ओस, अमन और बोरो के नाम से। ओस, अमन और बोरो, तो ये 3 किस्में उत्पन्न करते हैं वो चावल की। तो भाई अगला प्रश्न है कि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद के लिए क्या क्या कदम उठाए? श्रीलंका, भाई श्रीलंका का तो अब क्या ही बोलें। हमारे इस पाठ में सत्ता की साझेदारी का जो पाठ था, उस पाठ में हमने ये पढ़ा कि 1948 में, कब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया। भाई आज़ाद होने के बाद में इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया किस पे? सिंहली लोगों पर। तो इन्होंने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या किया कि ये राइटिंग मेरी है भाई प्रिय विद्यार्थियों, अब है जैसी है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और पहला पॉइंट देखिए, 1956 में कानून बनाया, तमिल को दरकिनार करते हुए सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया। तो पहला काम तो इन लोगों ने ये किया। दूसरा, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में जो सिंहली थे उनको प्राथमिकता देने लग गए, ये नीति बनाई इन लोगों ने। तीसरा पॉइंट देखिए, नए संविधान में ये प्रावधान भी किए गए कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करे। देखिए शब्द संरक्षण है, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो ये 3 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, और वैसे भी 2 नंबरों का है ये, तो ये 3 पॉइंट पर्याप्त होंगे। हमारी बुक जो है, उस बुक में पहला ही जो पार्ट है लोकतांत्रिक में सत्ता की साझेदारी, उसमें ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं? देखिए हमारी बुक के अंदर, लोकतांत्रिक की बुक में दे रखा है, बात बोलें भेद खोलें। तो ये क्या भेद खोल रहे हैं भाई? पारिवारिक कानून नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे कानून जो परिवार से संबंधित है। अब परिवार में भाई विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित जो कानून है वो पारिवारिक कानून कहलाते हैं। और ज़्यादातर ये माना गया है कि हमारे देश में सभी धर्मों में ऐसे अलग अलग पारिवारिक कानून चलते हैं, और महिलाएं ये कहती कि इस प्रकार के जो पारिवारिक कानून हैं उनमें हमारे साथ में भेदभाव होता है। तो सत्य सी बात है भाई।